स्टूडेंट्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के वीडियो सत्र में हम लोग एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 में पूछे गए ज्योग्राफी विषय के सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का हल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। इस वीडियो के सहायता से आप लोग अपने उत्तरों को मिलान कर सकते हैं और यह कंफर्म हो सकते हैं कि मेरे द्वारा दिए गए सभी प्रश्नों का उत्तर सही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस चैनल में पहली बार है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछे गए प्रश्नों की कुल संख्या 19 था। इन प्रश्नों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। खंड का में 1 से लेकर 7 प्रश्न पूछे गए थे। सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे। सभी प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए थे। 1 से 7 तक प्रश्नों में से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना था। उसी प्रकार से दूसरे खंड में प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक 7 प्रश्न दिए गए थे। इन प्रश्नों में से भी 5 प्रश्नों का उत्तर देना था और इनके लिए 3 अंक निर्धारित किए गए थे। मैक्सिमम 50 शब्दों में उत्तर देना था। और खंड ग में प्रश्न संख्या 16 से प्रश्न संख्या 19 तक दिया गया था, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना था मैक्सिमम 100 शब्दों में और इनके प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए थे। ये आप लोगों को पता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं खंड का में पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका सही उत्तर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1,21,01,93,422 थी। दूसरा प्रश्न था प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार क्या थे। तो प्रवास को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर प्रवास के 2 प्रकार दिए गए हैं, अप्रवास और उत्प्रवास। अप्रवास उस प्रक्रिया को कहा जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से अपने देश में आता है, और प्रवास की उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने देश से किसी दूसरे देश में जाकर निवास करता है। तीसरा प्रश्न था कोई भी 2 नकदी फसल के नाम बताए। नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिसको व्यापार करके धन अर्जित किया जाता है। इसे रोपण फसल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट, रबड़, चाय, कहवा आदि को शामिल किया जाता है। चौथा प्रश्न था टिस्को का पूरा रूप क्या है, अर्थात टिस्को का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका उत्तर भी आप लोग सही लिखा होगा। इसका पूरा नाम होता है टी से टाटा, आई से आयरन, एंड एस से स्टील और सी ओ से कंपनी होता है। पांचवा प्रश्न था संचार के 2 स्रोत लिखिए। तो इसका भी उत्तर आप लोगों ने दिया होगा जरूर। टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, फिल्म, मोबाइल, उपग्रह आदि संचार के स्रोत हैं। छठा प्रश्न था नवीकरणीय संसाधनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो नवीकरणीय संसाधन उन ऊर्जा संसाधनों को कहा जाता है जिसे बार बार प्राप्त किया जा सकता है। ये समाप्त होने वाले नहीं संसाधन होते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा। नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। 7वां प्रश्न था वर्षा जल संग्रहण की कोई एक विधि बताएं। वर्षा जल को कैसे संग्रहित किया जा सकता है उसका एक विधि बताना था। तो इसका उत्तर हम लोग लिख सकते हैं पहला जैसे छत में वर्षा जल का संग्रहण करके, पुराने कुओं का पुनर्भरण करके, तीसरा बेकार हैंडपंपों को पुनर्भरण करके, चौथा जल स्रोतों का निर्माण करके, 5वां छोटे बड़े तालाबों का निर्माण करके। अब बढ़ते हैं खंड खा की ओर। ये सभी लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों की संख्या 7 है। 8 से लेकर 14 तक प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है। 8वां प्रश्न है परिवहन के किन्हीं 3 महत्वों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर है पहला, वस्तु और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाने में उपयोग किया जाता है। तीसरा, उद्योगों को निर्मित माल
को उपभोक्ताओं तथा उपभोक्ता केंद्रों तक ले जाने में किया जाता है। पांचवा, शीघ्र खराब होने वाले वस्तुओं को दूर स्थानों में ले जाने तथा लाने के लिए किया जाता है। और पांचवा, युद्ध एवं आपदा के समय सेवाओं तथा वस्तुओं को लाने तथा ले जाने में उपयोग किया जाता है। तो इनमें से इन तीन महत्वों में से किन्हीं तीन महत्व को आप लोग अवश्य लिखे होंगे या अन्य भी लिखे होंगे, इसके अलावे भी हो सकते हैं। आप लोगों का उत्तर सही हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, लघु उद्योग की किन्हीं तीन विशेषताओं को उल्लेख करें। लघु उद्योग की विशेषताओं को लिखना था, तो इसमें तीन विशेषताओं को लिखना था। पहला यहाँ मेरे द्वारा दिया गया है। पहला विशेषता, इसे छोटे पैमाने का उद्योग कहा जाता है। दूसरा, इसमें ऊर्जा से चलने वाले साधारण मशीनों का उपयोग किया जाता है। तीसरा, इन उद्योगों को स्थापित करने के लिए कम पूंजी कम श्रम की आवश्यकता होती है। चौथा है, इसमें अधिकांश अर्धकुशल श्रमिक होते हैं या कार्य करते हैं। पांचवा, वस्तुओं की गुणवत्ता में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। छठा, इसमें स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है और अगर स्थानीय कच्चा माल उपलब्ध नहीं होने पर दूर स्थित स्थानों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। तो ये लघु उद्योगों के विशेषताएं हैं। इसके अलावे भी और विशेषताओं को आप लोग द्वारा लिखा गया होगा, वह भी सही हो सकता है। मेरे द्वारा लिखे गए ये कुछ विशेषताएं थे लघु उद्योग के। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के किन्हीं तीन कारणों का वर्णन करें। तो दक्षिण भारत में जो चीनी उद्योग विकसित हुए हैं उसके निम्न कारण है। पहला कारण, इन क्षेत्रों में गन्नों में अधिक सुक्रोज की मात्रा होती है, सुक्रोज जिससे चीनी की प्राप्ति होती है। दूसरा कारण, अपेक्षाकृत ठंडी एवं आर्द्र जलवायु लाभकारी होता है। आर्द्र जलवायु एवं ठंडी जलवायु जिससे गन्ने का रस जल्दी सूखता नहीं है और अधिक चीनी की प्राप्ति होती है। और तीसरा है, इन राज्यों में सहकारी समितियां काफी सफल रही है। ये तीन प्रमुख कारण दक्षिण भारत में चीनी उद्योगों के विकसित के रहे हैं। आप लोगों के द्वारा और भी सुझाव दिए गए होंगे, उम्मीद है। 11वां प्रश्न है, भारत में प्रवास के किन्हीं तीन प्रमुख परिणामों का वर्णन करें। तो प्रवास, भारत में जो प्रवास होते हैं उसके परिणाम इस तरह से निकल के आते हैं। पहला, आर्थिक परिणाम, प्रवास के कारण लोग दूर स्थानों में अपने गांव में आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। जननांकिकीय परिणाम, लोग जहां जाते हैं वहां जननांकिकीय विशेषताओं में परिवर्तन कर देते हैं और जहां जाते हैं वहां भी परिवर्तन होता है। जहां जाते हैं वहां लिंगानुपात कम वृद्धि हो जाता है, जनसंख्या घनत्व कम हो जाती है, पुरुषों की संख्या कम हो जाती है। और जिस स्थान पर प्रवास होता है वहां भी जननांकिकीय विशेषताओं में विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। सामाजिक परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम, जिस जगह पर लोग अत्यधिक प्रवास करते हैं वहां पर पर्यावरणीय संबंधी समस्याएं काफी उत्पन्न हो जाती है। 12वां प्रश्न है, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं तीन उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हो सकता है, पहला, जल की गुणवत्ता में ह्रास अर्थात जल प्रदूषण के कारण जल की समस्या हो रही है भारत में। दूसरा, स्वच्छ जल की मांग में वृद्धि, अत्यधिक जनसंख्या के कारण जल की मांग में बढ़ोतरी हो गई है, इसके कारण भी जल संसाधन में कमी की समस्या सामने आ रही है। तीसरा, अत्यधिक जल की बर्बादी। चौथा कारण है जल की कमी का वर्षा की मात्रा में कमी। पांचवा, भौम जल स्तर को नीचे जाना भी भारत में जल संसाधन की कमी के लिए उत्तरदायी कारण हो सकते हैं। आप लोगों में से जरूर इन कारणों को अवश्य वर्णन किया होगा, साथ ही साथ अन्य कारण भी दिए होंगे। 13वां प्रश्न है, भारतीय कृषि की किन्हीं तीन प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। तो भारतीय कृषि की कई समस्याएं हैं, उसमें से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार है। अनियमित मानसून पर निर्भरता, भारतीय कृषि जो है वह मानसून पर पूर्ण रूप से निर्भर है। दूसरा है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। तीसरा, निम्न उत्पादकता, भारत में जो कृषि कार्य किए जाते हैं उसके द्वारा उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। चौथा, वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋण ग्रस्तता। एक तो कृषि के लिए ऋण उपलब्ध नहीं होता है और साथ ही साथ किसान अगर ऋण लेते हैं तो फसल
का पैदावार अच्छी नहीं होने के कारण वह ऋण को चुकता नहीं कर पाते हैं। पांचवा है छोटे खेत तथा विखंडित जोत। छठा जो समस्या है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। ये कुछ प्रमुख भारतीय कृषि की समस्याएं हैं। इसके साथ साथ आप लोगों ने और कुछ समस्याओं को भी वर्णन किया होगा, लिखा होगा। 14वां प्रश्न है इंटरनेट के किन्हीं 3 फायदे को बताएं। तो इंटरनेट के कई फायदे हैं। कुछ फायदे इस प्रकार हैं। पहला, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होना। दूसरा, ऑनलाइन शॉपिंग करना। तीसरा, ऑनलाइन बिलिंग करना, पैसा पेड करना, जैसे बिजली बिल हम लोग चुकता करते हैं या अन्य बिल को भी हम लोग ऑनलाइन पेड कर सकते हैं। चौथा, ऑनलाइन ऑफिस का कार्य भी बहुत सारे किए जाते हैं इंटरनेट के सहायता से। साथ ही साथ मनोरंजन संबंधी वीडियो या सॉन्ग सुने जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं खंड ग की ओर। खंड ग में प्रश्नों में से किसी 3 का उत्तर देना है। सभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। सभी के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में देना है। तो पहला 15वां प्रश्न है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में निम्न अंतर किया जा सकता है। जैसे पहला, परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के उन स्रोतों को कहा जाता है जो समाप्त होने वाले होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के उन स्रोतों को कहा जाता है जो समाप्त होने वाले नहीं होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा, साथ ही साथ भूतापीय ऊर्जा आदि। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रमुख उदाहरण है। दूसरा अंतर किया जा सकता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग पहले से किया जा रहा है, वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में बाद में किया जा रहा है। तीसरा अंतर किया जा सकता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण नहीं फैलता है। चौथा अंतर किया जा सकता है वर्तमान समय में ऊर्जा के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग अधिक किया जा रहा है, वहीं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का कम उपयोग किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसका उपयोग अधिक हो सकता है। पांचवा अंतर किया जा सकता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत और परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में, इससे पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर्यावरण हितैषी होता है, अर्थात इससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता है। 16वां प्रश्न था भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर है मेरे द्वारा जो दिए गए हैं, भारत के भौतिक अर्थात भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति एक समान नहीं होने के कारण भारत की जनसंख्या घनत्व का स्थानिक वितरण एक समान रूप से नहीं पाया जाता है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम, तो कुछ राज्यों में अधिक पाया जाता है। इसको 3 वर्गों में विभाजित करके जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, अत्यधिक एवं अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, दूसरा निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और तीसरा मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। यहाँ मानचित्र के माध्यम से भी प्रदर्शित किया गया है भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं यहाँ जो काले अक्षर से प्रदर्शित किया गया है ज्यादातर छोटे राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, जिनकी जनसंख्या घनत्व 1201 से अधिक है। वहीं पर लाल कलर का जो दिखाया गया है जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में केरल, इनकी जनसंख्या घनत्व 8001 से 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर ब्लू कलर का जो दिखलाया गया है जैसे पंजाब, हरियाणा, झारखंड और तमिलनाडु, इनका जनसंख्या घनत्व 401
से लेकर 800 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हरे रंग से जो प्रदर्शित किया गया है उन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 101 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इन राज्यों का जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। तो यहाँ प्रदर्शित किया गया मानचित्र के माध्यम से। उम्मीद करते हैं आप लोगों द्वारा भी मानचित्र के सहायता से जनसंख्या घनत्व के वितरण को अवश्य प्रदर्शित किए होंगे। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं अत्यधिक जनसंख्या और अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। इसके अंतर्गत गंगा सतलज के उपजाऊ मैदान में स्थित राज्यों जैसे बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भारत में 1102, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल 1029, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश 828, हरियाणा 573, पंजाब 550, झारखंड 414 तथा दक्षिण भारत में 859, केरल में 859, तमिलनाडु में 555 है। इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व 11,297 है। चंडीगढ़ 9,252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी में 2,598, दमन और दीव में 2,169, लक्षद्वीप में 2,013 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व का वितरण है। ये राज्यों में सर्वाधिक और अधिक जनसंख्या घनत्व है। वहीं निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की बात करें तो पर्यावरण की विपरीत परिस्थितियों के कारण उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वहां 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लोग निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 119, मणिपुर में 122, हिमाचल प्रदेश 123, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 124, मेघालय में 132, उत्तराखंड में 189। इसके साथ साथ केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, वहां 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 189 और राजस्थान में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तीसरा जो वर्ग में विभाजित किया गया है मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, इन राज्यों के अंतर्गत उन राज्यों को शामिल किया जाता है जिनका जनसंख्या घनत्व 200 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच है। जैसे मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236, ओडिशा का जनसंख्या घनत्व 269, गुजरात का जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 308, कर्नाटक का 319, त्रिपुरा का 350, महाराष्ट्र का 365, गोवा का 394 और असम का 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से भारत में जनसंख्या घनत्व का स्थानिक वितरण है। बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर देश के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर देश के औसत जनसंख्या घनत्व अर्थात 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। सबसे अधिक जो है हरे रंग का जो दिखाया गया है 101 से लेकर के 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले राज्यों का जो क्षेत्र है वह अधिक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था 17वां प्रश्न, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के अवस्थिति को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है भारत में सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। इन कारकों को हम लोगों को व्याख्या के साथ करना है। यहाँ हम सिर्फ कारकों का जिक्र किए हैं, जैसे पहला कच्चे माल की आपूर्ति, दूसरा शक्ति के साधन जैसे जल विद्युत तथा कोयले की उपलब्धता होनी चाहिए, तीसरा है रंगाई तथा धुलाई के लिए विभिन्न प्रकार की रसायन की आवश्यकता होती है, चौथा है धुलाई एवं रंगाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा, पांचवा सस्ते श्रमिकों की सुविधा होनी चाहिए, छठा है अवसंरचना, श्रमिकों के वेतन, मशीन आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी की सुविधा भी होनी चाहिए, कच्चे माल को उद्योग तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक ले जाने के लिए सुविकसित
परिवहन के जाल भी होना चाहिए। निर्मित माल को खपत के लिए बड़े बाजार की भी सुविधा होनी चाहिए। और 9वां, रेशा ना टूटे इसके लिए नम जलवायु अति आवश्यक होता है। इस प्रकार से देखते हैं ये सभी कारक है भारत में सूती वस्त्र स्थापित करने के लिए। ये सभी कारक हैं भारत में सूती वस्त्र अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों को हम लोग व्याख्या के साथ भी कर सकते हैं या पॉइंट भी लिख सकते हैं। साथ में साथ भारत में अधिक जनसंख्या तथा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होने के कारण सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार है। भारत में 80% सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थित है। 18वां प्रश्न था भारत में आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। भारत में सड़क मार्ग परिवहन के प्रमुख साधन है। भारत में सड़कों का जाल अधिक पाया जाता है अन्य परिवहन साधनों रेल परिवहन की तुलना में। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के सभी साधनों का महत्वपूर्ण भूमिका है, परंतु सड़क परिवहन के कुछ प्रमुख विशेषताओं के कारण इसकी भूमिका आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सड़क परिवहन का एक ऐसा साधन है जिसके सहायता से दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास किया जा सकता है, सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। भारत में सड़क परिवहन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित इस प्रकार है। जैसे पहला, भारत के अधिकांश रेल परिवहन, जल परिवहन तथा वायु परिवहन बड़े बड़े शहरों को मिलाती है, जबकि सड़कें छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंच जाती है। दूसरा प्रमुख विशेषता है, पर्वतीय क्षेत्रों में केवल सड़कें ही पहुंच सकती है, जबकि परिवहन के अन्य साधनों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तीसरा प्रमुख विशेषता है, कृषि विकास के लिए सड़कों का काफी महत्व होता है। उर्वरक, बीज, कृषि यंत्र आदि को खेतों तक पहुंचाने के लिए सड़कों का ही उपयोग किया जाता है। कृषि उत्पादों को ग्रामीण इलाकों से मंडियों तक पहुंचाने में भी सड़कों का काफी महत्व होता है। चौथी प्रमुख विशेषता है, सड़कों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, सब्जी, फल, मछली आदि को खपत के क्षेत्रों तक शीघ्रता से पहुंचाया जा सकता है। पांचवी प्रमुख विशेषता है, सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सेनाओं को आवश्यक वस्तुओं पहुंचाने के लिए भी सड़कों का ही प्रयोग किया जाता है। छठी विशेषता है, सूखा, बाढ़, भूकंप आदि अन्य विपदाओं के समय सड़कें रेलों के अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली होती है। सातवीं प्रमुख विशेषता है, सड़कें गांवों से नगरों को जोड़ती है, इससे शिक्षा, सभ्यता, व्यापार आदि के प्रसार में सहायता मिलती है। ये इन जो विशेषताओं के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सड़कों का महत्वपूर्ण भूमिका है। 19वां प्रश्न मानचित्र से संबंधित है और प्रश्न है, प्रदत्त भारत के मानचित्र में भारत के रेल मंडलों को दर्शाएं। रेल मंडल 5 रेल मंडल दिया गया है। ए में नई दिल्ली नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है, बी में गोरखपुर नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय है, सी में गुवाहाटी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय है, डी में सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है, और ई में मुंबई दिया गया है, सेंट्रल रेलवे तथा वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। इन मुख्यालय को भारत के मानचित्र में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, ये जो लाल कलर से स्टार बनाए गए हैं ये सभी हैं। यहाँ पर उत्तर भारत में नई दिल्ली में उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है। उसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर प्रदर्शित किया गया है, गोरखपुर उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आसाम में गुवाहाटी दिया गया है, गुवाहाटी उत्तरी पूर्वी फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय है। इसके बाद दक्षिण भारत में यहाँ पर तेलंगाना में सिकंदराबाद दिया गया है, सिकंदराबाद जो है वह साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। और पश्चिम भारत में मुंबई यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई व सेंट्रल रेलवे तथा वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय प्रदर्शित किया गया है।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य हिट करें, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ फर्स्ट टर्मिनल अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को भी आप लोगों को अगर मिलान करना है तो इसका लिंक ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तथा साथ ही साथ एंड स्क्रीन में भी दिया गया है। इसे भी क्लिक करके आपने 35 प्रश्नों को मिलान कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।